हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएसके क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये जो मॉडल पेपर है क्लास 10th के लिए हिंदी सब्जेक्ट का, तो इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो मैंने पहले अपलोड कर दिया था। उसमें मैंने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर करा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके आप चैनल पर उसे देख सकते हैं। उसके साथ साथ इस पार्ट में हम कवर करेंगे सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको। तो ये वीडियो जो है वो आपको कम्प्लीटली वॉच करना है, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और साथ में इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके आप डाउनलोड कर लें। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें दिए हुए हैं वो सारे मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट करवा दिए हैं। अब सेकेंड पार्ट में मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आपको एक ही पार्ट में सारे जो पेपर है उसको लास्ट तक एंड तक कवर करवा दूंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है रीतिकालीन कोई दो कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना आपको लिखना है। तो लीजिए, ये रहा इसका उत्तर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो अथवा है वो क्या है? वो है नई कविता की कोई दो विशेषताएं या फिर प्रवृत्तियां लिखिए। देखिए, यहाँ पे 3 प्रवृत्तियाँ हैं, तीनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और साथ में इनका वर्णन भी आपको कर देना है। कोई भी 2 लिख के और इनका वर्णन कर दीजिए। फिर उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7। यहाँ पे आपको कवि परिचय लिखना है। तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं इन बिंदुओं के आधार पर आपको स्पष्ट करना है, जिसमें पहला है 2 रचना और दूसरा है भाव पक्ष, कला पक्ष। तो जो तुलसीदास जी हैं वो बहुत ही फेमस कवि रहे हैं, तो ये वाला जो है वो आपके लिए आपको खुद कंप्लीट करना है। तुलसीदास जी की जो यहाँ पे जीवन परिचय है वो आपको अच्छे से रचना है, जिसमें कि मैं आपको मौखिक बता सकती हूँ। एक तो रामचरितमानस है, ठीक है ना, और जो कवितावली, गीतावली, ये सब भी इन्हीं की रचना है, ठीक है ना। भाव पक्ष, कला पक्ष जो है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इन दो में से आप दोनों का ही कर लीजिए क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर 8वां क्वेश्चन है, परशुराम ने सहस्त्र बाहु का वध क्यों किया, लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर। इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए और अच्छे समझ के इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं इसका अथवा। मुरझाकर गिरी पत्तियां जो है किसका प्रतीक है? इसके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, ये है इसका आंसर। यदि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आई तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 9। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? देखिए, मैं एक एक क्वेश्चन का जो आंसर है उसको मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, समझा नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं एक ही वीडियो के अंदर आपका पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करके विद आंसर आपको देना चाहती हूँ। तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ। अच्छे से आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। यदि मैं सारे क्वेश्चंस को यदि एक्सप्लेन करूंगी या समझाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? तो उसका उत्तर ये रहा। अब उसके बाद है इसका अथवा। संगीतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं के मदद करते हैं? तो ये देखिए, ये रहा इसका आंसर। अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, उनके प्रकार के नाम लिखिए। तो ये जो है वो आपका व्याकरण से आया है। यह प्रबंध काव्य की परिभाषा के साथ यहाँ भेद दिए हुए 3 प्रकार है, तो इनको अच्छे से आप याद कर लीजिए। उसके बाद इसका जो अथवा है वो है माधुर्य गुण की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है। ये सारे 2 नंबर के प्रश्न हैं, तो इनमें 2 अंक के ही अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो ये है माधुर्य गुण की परिभाषा और साथ में यहाँ पे आपको उदाहरण भी मैं बता दे रही हूँ। पहले इसकी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद ये है इसका उदाहरण। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा गया है चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आपके चौपाई छंद के लक्षण है। यहाँ पे टोटल आपके 6 लक्षण दिए हुए हैं। उसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वो यहाँ पे है 11वें का अथवा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये यहाँ पे है इसकी परिभाषा। उसके बाद इसका जो उदाहरण है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद इसका जो उदाहरण है वो ये दिया हुआ है। कोई भी आप 4 लाइनें इसमें लिख दीजिए।
ठीक है ना। ये कोई भी 4 लाइनें आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है आपका प्रश्न क्रमांक 12। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके साथ साथ उसके ही अथवा में आपसे पूछा गया है नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो दोनों ही अंतर है, पहला है कहानी और उपन्यास में, दूसरा है नाटक और एकांकी में। तो ये देखिए यहाँ पे कहानी और उपन्यास में जो अंतर है वो ये है 2 अंतर, उसके नीचे ये 2 और अंतर। तो ये ऐसे करके 4 अंतर है एक साथ। आप चाहें तो इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब ले सकते हैं इस तरीके से, जिससे कि पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम नाटक और एकांकी में। तो यहाँ पे नाटक और एकांकी में अंतर है ये दिए हुए, तो इनको भी अच्छे से आप तैयार कर लें। अब उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें कि रामवृक्ष बेनीपुरी और यशपाल दोनों ही लेखकों में से किसी एक की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। पहला है 2 रचना और दूसरा है भाषा शैली। ये देखिए ये है जो यशपाल जी की जो रचना है उनकी एक ट्रिक भी है, यहाँ पे उसको भी पढ़ लीजिए। उसके आधार पे आप इनकी 4 रचनाएं याद कर सकते हैं। उसके बाद इनकी भाषा शैली भी यहाँ दी हुई है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ पे भी ट्रिक दी हुई है इनकी रचनाओं के लिए, और नीचे भाषा शैली का वर्णन है। तो आप रचनाएं और भाषा शैली अच्छे से यहाँ से याद कर लें। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर आपको करना है। तो ये देखिए ये रहा इसका उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है इसका अथवा। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। देखिए ये उत्तर जो है वो थोड़ा बड़ा है, आप चाहें तो इसको पढ़ के अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसको हिंदी एक ऐसा विषय है कि जिसमें आप उसको थोड़ा सा अपनी भाषा में भी कन्वर्ट करके और आसान भाषा में लिख सकते हैं। 2 अंक के हिसाब से आप इसका छोटा उत्तर बना के लिख दीजिए। मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो आप लिख दीजिए, या फिर जो हाईलाइटेड है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप लिखते हैं 2 अंक में। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में है शहनाई की दुनिया में दुमराव को क्यों याद किया जाता है। ये भी 2 अंक का प्रश्न है। देखिए तो ये यहाँ पे इसका उत्तर है। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो है लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन के अनुसार सभ्यता क्या है। तो ये देखिए ये रहा इसका उत्तर। अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित वाक्यांश के आगे आपको एक शब्द लिखना है। ठीक है, तो 2 पूछे गए हैं। पहला है अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, और दूसरा है जिसे बांटा ना जा सके। तो देखिए पहले में क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति, मतलब कि जो बहुत बढ़ा चढ़ा के जब बात बताई जाती है वो अतिशयोक्ति, और जिसे बांटा ना जा सके मतलब अविभाज्य। इसके अथवा में है निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में आपको प्रयोग करना है। पहला है आम के आम गुठलियों के दाम, पहला। दूसरा है ऊंट के मुंह में जीरा। देखिए पहले का जो अर्थ है वो है एक बार व्यय होने पर 2 बार लाभ पाना, इसका वाक्य आप बनाएं। उसके बाद दूसरा है ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब है आवश्यकता से कम होना। तो इसका जो वाक्य है वो आपको बनाना है, ये आपको खुद से करना है। उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 17। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि श्वेत और कभी रंगीन पताकाएं कब कब किन अवसरों पर अलग अलग लगाई जाती है। तो पहले श्वेत पताकाओं के बारे में दिया गया है, फिर नीचे रंगीन पताकाओं के बारे में। इसके बाद इसका जो अथवा है उसमें क्या पूछा गया है, उसमें पूछा गया है कि लेखक आज्ञे के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, इसका क्या कारण है। तो ये देखिए ये रहा इसका उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 18। ये जो है वो एक काव्य लिया गया है, उसका भावार्थ लिखना है। तो ये आपको करना है, इन दो में से कोई भी एक। ये 3 अंक का प्रश्न है। उसके बाद ये जो गद्यांश है उसमें हालदार साहब और दूसरा नीचे दिया गया है इसका अथवा। तो इसको भी आपको जिस भी पाठ से आया गया है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 20 पूछा गया है कि धूम्रपान को रोकने के लिए उनसे हानि बनाते बताते हुए आपको एक विज्ञापन बनाना। तो एक आकर्षक विज्ञापन यहाँ पे बनाना है। उसके अथवा में है मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। दोनों में से जो भी सरल आपको लगता है वो आप कर लें। उसके बाद नीचे एक काव्यांश है, उसको पढ़ना है और इसके उत्तर आपको देना है। तो आप इसको पढ़ के और इनके उत्तर खोजें, बहुत आसान है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में ये भी आपको पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे से सटीक और कितने कम समय में उत्तर खोज सकते हैं। अब उसके बाद नीचे गद्यांश है, इसमें भी आपको शीर्षक और कुछ प्रश्न जो है वो इसमें से ही खोजना है। फिर है प्रश्न क्रमांक 22, विद्यालय में खेल सामग्री की मांग करने के लिए आवेदन पत्र है। नीचे समय के सदुपयोग परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को आपको पत्र लिखना है। तो ये दोनों जो पत्र हैं, तो पत्र में मेनली आपको फॉर्मेट याद करना है कि कहाँ से आपको जैसे कोई पत्र लिखना है तो उसमें आपको ऊपर क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, बीच का बस कुछ आपको मैटर चेंज करना है, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। तो इस तरीके से 3-4 पत्रों की तैयारी कर लीजिए और उसके बाद यदि कोई नया भी पत्र आता है तो उसको आप बीच में से मैटर को चेंज करके जो भी विषय है उसको बदल के अच्छे से उसको एक फॉर्मेटिंग के ही आधार पर, जैसे कि आपको मित्र को लिखना है तो ऊपर क्या लिखना है, पता कहाँ लिखना है, नीचे क्या भाषा का प्रयोग करना है, तो ऐसे करके उसको एक बार में आप सीख लें। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक सारगर्भित निबंध लिखना है। तो इनमें से किसी एक विषय पे जिस पे भी आपने तैयार किया है निबंध उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे जो आपका मॉडल पेपर था वो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने कवर कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर ज़रूर करें।